अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर दम है तो इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल करें और प्रूव करें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री गलत है और खड़े हो एक ईमानदार की तरह। देश भी इनकी इज्जत करेगा, हर व्यक्ति इज्जत करेगा। बेन का कांड बहुत साफ है, बेन का कांड बहुत साफ है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन लोगों को नंगा करके रख रही है, इनकी हकीकत लोगों के सामने खोल रही है और लोगों को महसूस हो रहा है, पता चल रहा है कि इन्होंने 2002 में क्या नंगा नाच गुजरात दंगों में किया था। ये डॉक्यूमेंट्री आई है, आप बताइए इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में इलेक्शन लड़ने जा रही है या बीबीसी इलेक्शन लड़ने जा रही है जो उसको फायदा होगा, या उसको क्या फायदा हो रहा है? क्वेश्चन इस बात का आता है, जो डॉक्यूमेंट्री लेके आया है वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं उठा रहा, वो एक सच सामने रख रहा है जो उसने रिकॉर्ड किया है। मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? आई एम रियली सरप्राइज। आप ये बात क्यों नहीं पूछ रहे कि जिन लेडीजों के साथ रेप हुआ है क्या वो रेप नहीं हुआ था? जिनके घर जले क्या वो घर नहीं जले थे? जो मारे गए क्या वो मारे गए नहीं थे? क्या वो एक फिल्म थी? अहमदाबाद में जो 24 घंटे दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, संख्या तो बहुत कम बताइए, मारे गए हजारों, 2 लाख लोगों को जगह छोड़ के भागना पड़ा, हटना पड़ा, क्या वो नहीं हुआ है? लेडीजों को न्याय नहीं मिलता, जो सैकड़ों हजारों लेडीज हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ था। एक लेडी का बलात्कार हुआ था दिल्ली में, उसको लेके बीजेपी पूरे वर्ल्ड में घूमती रही, हल्ला मचाती रही, उसका एमपी गया था दिल्ली हाई कोर्ट में ये न्यूज रिलीज की जाए। यहाँ तो सैकड़ों लेडीजों के साथ हुआ, आखिर ये जस्टिस कौन देगा इनको? साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर तमाम विवाद नए पैदा हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के तत्कालीन उस समय रहे मुख्यमंत्री, उन पर तमाम तरह के आरोप हैं इस डॉक्यूमेंट्री में कि उन्होंने एक्टिव रोल नहीं अदा किया, जिसके कारण ये गुजरात दंगे हुए थे और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस पूरे प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार ने एक आदेश आईटी एक्ट के तहत निकाला और इसको बैन कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में एडवोकेट एमएल शर्मा साहब ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और कहा है कि इसको रिलीज किया जाए। हमारे साथ एडवोकेट एमएल शर्मा बने हुए हैं जो इस पूरे प्रकरण पे हमसे बात करेंगे। शर्मा साहब, एक तो सबसे पहले बताइए कि पिटीशन आपने क्यों दाखिल करी, नंबर 1। नंबर 2 चीज, आपकी पिटीशन आपने भेजी और मैंने पढ़ी, साफ तौर पर आपका ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह के स्टेटमेंट लिए गए उनको आधार बनाकर 302, 376 यानी कि मर्डर और बलात्कार जैसे धाराओं में केस को रीओपन किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सफाई दे चुका है कि मुख्यमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे चुका है। तो आपका ये इसका कहने का अर्थ क्या है? जी देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा कमेंट कसूंगा। जी वो तुलसीदास जी कह गए हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई। जी गुजरात का कांड हुआ जो हुआ, उसमें कोर्ट के सामने एविडेंस ले जाने वाले कौन थे? कोई भी इंडिया में ये बात बता सकता है क्या वो एविडेंस ले जाने वाली कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी थी? नहीं, वो सारे यही लोग थे जो कि गुजरात कांड में इन्वॉल्व थे। वो अपने अगेंस्ट किसी भी एविडेंस को कोर्ट के सामने क्यों ले जाएंगे? इनफैक्ट सारे एविडेंस छुपाए गए, हटाए गए और एक तथाकथित स्टोरी बना के तरह से ये सारे गुजरात रियोट को कोर्ट के सामने रखा गया। कुछ निर्दोष लोगों को उठा के उसमें फंसा दिया गया, उनको सजा दिखा दी गई और बाकी जो रियली अभियुक्त थे उन सबको छोड़ दिया गया। और उस समय का जो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उनको क्लीन चिट दे दी गई। न केवल इतना, बल्कि एक एनजीओ तीसरा सेतलवाद जो कि लोगों को कोर्ट में लाने का प्रयास कर रही थी, विक्टिम डर के भाग रहे थे कि हमारा और बर्बादी न हो जाए, उनको विश्वास दिला के उनको कोर्ट में लेके आई, उनका एफिडेविट उसने जिसने फाइल किया उसको भी इसी गवर्नमेंट ने कोर्ट में गलत एविडेंस फाइल करके, उल्टे सीधे एविडेंस फाइल करा करके उसको जेल भिजवा दिया। तो जहां कोर्ट में लड़ने वालों को, विक्टिम के लोगों को, विक्टिम के साथ देने वालों को आप कोर्ट में बंद करा के जेल में बंद कराए कर रही हैं।
ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि क्या उस केस में जस्टिस हुआ होगा। इसीलिए मैंने कहा समरथ को नहीं दोष गुसाई, जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रामा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। शर्मा साहब, आज वर्तमान में बात नरेंद्र मोदी के प्रोसिक्यूशन की नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अभी नहीं है। अभी बात हो रही है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको बैन कर दिया गया है। सरकार का सीधे तौर पर हवाला है कि ये एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख ही रहे हैं आज जो 2 दिन के अंदर दुनिया भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो मेरा ये सवाल, अगर बीबीसी सही है, अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सही है जी, तो हर किसी को देखने का राइट है और निर्णय करने का राइट है कि सही है या गलत है। इस बात को नरेंद्र मोदी कैसे डिसाइड कर सकते हैं या मोदी गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री गलत है। अगर उनको लगता है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री गलत है, ऑफ कोर्स आपने इंडिया में बैन कर दिया ना, क्योंकि कहीं आपका इलेक्शन खराब ना हो जाए, इसीलिए। लेकिन वर्ल्ड में तो चल रहा है। आपके अंदर अगर दम है, अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर दम है, तो इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल करें और प्रूव करें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री गलत है और खड़े हो एक ईमानदार की तरह देश में। देश भी इनकी इज्जत करेगा, हर व्यक्ति इज्जत करेगा। लेकिन इन्होंने केवल इंडिया में बैन किया। नहीं तो आपको क्यों लग रहा है कि लोगों को पता नहीं चले, बैन का लोगों कारण को पता क्या नहीं चलना चाहिए। बैन का कारण बहुत साफ है, बैन का कारण बहुत साफ है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन लोगों को नंगा करके रख रही है, इनकी हकीकत लोगों के सामने खोल रही है और लोगों को महसूस हो रहा है, पता चल रहा है कि इन्होंने 2002 में क्या नंगा नाच गुजरात दंगों में किया था। नहीं, कि कैसे किया, किस आधार पे आप कह रहे हैं? 2 कमीशन ने क्लीन चिट दे दी, एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी, और आप किस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? देखिए, माफ कीजिए, किसी एसआईटी ने क्लीन चिट नहीं दी। एसआईटी में कौन थे? गुजरात 2002 की गुजरात गवर्नमेंट ने जो एसआईटी बनाई, अपने ही लोगों को बैठाया था, नानावती को बैठा लिया था। ये वही नानावती हैं जिन्होंने डायरी कांड में लाल कृष्ण अडवाणी वगैरह जितने भी बीजेपी के नेता थे उन सबको क्लीन चिट दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। नानावती मेहता बीजेपी के संपर्क के व्यक्ति थे, बाकी सारे के सारे बीजेपी आरएसएस के लोग थे। जो जैसा उन्होंने कहा वैसी रिपोर्ट बनी है। दूसरी जो एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 2014 में, उसमें राजीव रामचंद्रन मेंबर थे। उन्होंने खुल करके कहा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि मोदी को क्लीन चिट देता हो। उसके तहत में जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, पुलिस ऑफिसर थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? किसी भी इंक्वायरी करने वाले के, किसी भी पुलिस ऑफिसर को आप जेल में सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि उसने सच बोला इंक्वायरी कमीशन के सामने। तो ये तो एसआईटी का सच है। एसआईटी में जो बैठे थे वो कौन थे? अब अगर इनको एसआईटी की बात करते हैं तो आप ये देखिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से फिर इतना डर क्यों लग रहा है? इनको डर क्यों लग रहा है जब इनकी एसआईटी सही थी? इनफैक्ट ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ये प्रूव करती है कि दोनों एसआईटी गलत थी। नहीं, सवाल ये नहीं है कि डर है, सवाल ये है कि किसी एक चुने हुए मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाती है। कुछ ऐसे विदेश में बैठे हुए लोगों के एविडेंस लिए जाते हैं, उनके बयान लिए जाते हैं, जिनका एग्जामिनेशन होना जरूरी है। लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्री का जो इफेक्ट होगा, शर्मा साहब, ये ट्रायल का हिस्सा है। आप प्रेजुडिस होके तो बोल नहीं सकते हैं ना, आप न्यायाधीश नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। ये एक कोर्ट ऑफ लॉ है, भारत में एक कानून का एक प्रोसेस है, उससे ही तो पता चलेगा। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्री, मैं एक सेकंड, बहुत लास्ट है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कहीं ना कहीं उनके उस राजनीतिक छवि को बिगाड़ने का एक सोची समझी राजनीति है, और इसी के कारण शायद उसको बैन किया गया है। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है मैंने नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, इंडिया के बहुत कम लोगों ने देखी है जो जबरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखी। आखिर इनको किस बात का डर है? क्यों बैन किया? माफ कीजिए, मैं टोक रहा हूं आपको। मैंने फेसबुक में किसी ने डाला था और फेसबुक के माध्यम से वो मेरे पास आई, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देख ली है जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं देखी वो डॉक्यूमेंट्री। मैंने पिटीशन क्या लगाई है आप जानते हैं?
मैंने अपनी पिटीशन में साफ कहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को मंगा करके कोर्ट देखे, उसमें विक्टिम के जो स्टेटमेंट हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, उन स्टेटमेंटों के आधार पर उसमें ये निश्चित करें कि कौन कौन इन्वॉल्व थे 2002 में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, those who are responsible for that Gujarat revolt, they should be prosecuted. I never said that the Narendra Modi himself he should be prosecuted. No, all the persons those who are involved in 2002, this documentary is showing the mirror. This is a mirror of the truth from one side to another side. आइए डॉक्यूमेंट्री आइए, आप बताइए इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में इलेक्शन लड़ने जा रही है, या बीबीसी इलेक्शन लड़ने जा रही है जो उसको फायदा होगा, या उसको क्या फायदा हो रहा है। क्वेश्चन इस बात का आता है, जो डॉक्यूमेंट्री लेके आया है वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं उठा रहा, वो एक सच सामने रख रहा है जो उसने रिकॉर्ड किया है। तो आपको किस बात का डर है? आप कह रहे हैं नहीं इससे मेरी छवि खराब हो रही है, क्योंकि आप तो गलत थे। अफसोस तो इस बात का है, जब नरेंद्र मोदी के ऊपर ये कलंक लगा हुआ था 2002 में, तो इस आदमी को 2014 में प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? बीजेपी के पास कोई दूसरे नेता नहीं थे। आज अगर इसके ऊपर की ये छवि डॉक्यूमेंट्री आ गई तो ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों ये लोगों को देखने नहीं दे रहे? ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए कि इतने साल के बाद 2002 से लेकर 2023 चल रहा है, जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, आप कह रहे हैं कि उसमें तरह तरह के ऐसे विटनेस के बयान हैं जो इस पूरे केस को एक तरह से टर्न करते हैं, एक मोड़ते हैं, बिल्कुल यू टर्न कर देते हैं, 360 चेंज कर देते हैं। लेकिन सवाल है कि ये 22-23 साल कहां थे सब? और इस जब ये सब जस्टिस का काम चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी थी, वो ऐसा तो था नहीं कि राज्य सरकार ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर थी, तब ये विटनेस कहां थे, तब ये बयानबाजियां कहां थी? मेरी पिटीशन सिर्फ एक पॉइंट पर है, अगर कोई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आज रिलीज हुई है तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले, नंबर 1। और इंडियन सिटीजन हैव राइट टू सी इट। अगर इंडियन सिटीजन उसको देखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि नरेंद्र मोदी इज द बूचर ऑफ द गुजरात, गुड एनफ। डिसाइड करते हैं नहीं, ही इज अ क्लीन चिट, ही हैव नो रोल इन गुजरात रिवोल्ट, इट्स वेरी गुड। I am not concerned with what is the Narendra Modi, what he have done, what he have not done. Question is this, why you have banned from the India? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आज से नहीं, अकबर के जमाने से ये वही कहावत हो रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट आइए, इनके डर के मारे इनको दस्त हो रहे हैं, ये उसको दिखाने नहीं देना चाहते गवर्नमेंट किसी इंडियन पब्लिक को। बड़ी मुश्किल से 2002 इन्होंने दबाया था, अपनी ही एसआईटी बनाकर अपने ही लोगों को बैठा करके 2014 दबाया इन्होंने, सत्ता में बैठ करके राजीव रामचंद्रन की रिपोर्ट को एक साइड फेंक दिया गया और भट्ट को जेल में बंद कर दिया गया, तीसरा सिलसिलाबाद को भी बंद कर दिया गया। चलो आपने जो किया बहुत अच्छा किया, दैट्स व्हाई यू आर इन पावर। तुलसीदास जी कह गए जिसकी लाठी उसकी भैंस, समरथ को नहीं दोष गुसाई, आप रावण हैं तो अच्छे हैं और राम बन गए तो और भी अच्छे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना। लेकिन हर सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट है एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जो कि रिलेटेड है उस आदमी के लिए जो उनका प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। वो जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, क्या वो डकैत है या वो ईमानदार है, क्या वो वाकई में साधु है? वो डॉक्यूमेंट्री को देख करके वो डिसाइड करने का उसका राइट है, और मोदी को कोई राइट नहीं है उस डॉक्यूमेंट्री को रोकने का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 19(1)(2) में कि ईच एंड एवरी सिटीजन हैव राइट टू सी एंड एग्जामिन द ट्रू फैक्ट। ट्रू फैक्ट कौन सामने लाएगा? अगर कोई ला रहा है तो उसको देखिए आप, और अगर आप उसको गलत सिद्ध करते हैं, ये ट्रू फैक्ट नहीं है, गलत है, तो उसको डिफेमेशन सूट में लेके जाइए आईसीजे के में। क्योंकि दो कंट्रियों के बीच का इशू आईसीजे में ही डिसाइड होता है। आप केवल याचिकाकर्ता नहीं हैं मनोहर लाल शर्मा जी, आप एक एडवोकेट भी हैं। मुझे बताइएगा, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पब्लिक ब्रॉडकास्टर है बीबीसी, और इस मामले में बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री को बनाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उन पर एक ऐसे आरोप पे जिसमें कहीं ना कहीं उनको बड़ी क्लीन चिट मिल गई है। क्या आप मानते हैं लीगली तौर पर किसी एक विदेशी मीडिया हाउस की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को क्या सरकार इस आधार पे नहीं बैन कर सकती कि उसके तथ्य
कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को डिफेम कर रहे हैं और उन पे लांछन लगा रहे हैं। देशी या विदेशी से कोई मतलब नहीं। कोई भी, हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो। कटु सत्य जो हुआ है उन विक्टिम के साथ में, जिनके साथ रेप हुए, आप मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? आई एम रियली सरप्राइज। आप ये बात क्यों नहीं पूछ रहे कि जिन लेडीजों के साथ रेप हुआ है, क्या वो रेप नहीं हुआ था? जिनके घर जले, क्या वो घर नहीं जले थे? जो मारे गए, क्या वो मारे गए नहीं थे? क्या वो एक फिल्म थी? अहमदाबाद में जो 24 घंटे दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, संख्या तो बहुत कम बताइए, मारे गए हजारों। 2 लाख लोगों को जगह छोड़ के भागना पड़ा, हटना पड़ा। क्या वो नहीं हुआ है? अगर वो हुआ है तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोटेक्टिंग देम? उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की थी, स्टेट पुलिस की थी। तो ये जनाब क्या कर रहे थे उस समय? लाशों को, जली हुई बॉडियों को इन्होंने, उनकी यात्राएं निकाली है सड़कों के ऊपर। अहमदाबाद में घुमाया गया है उनको, तो घुमा करके लोगों को आक्रोश, इतना उद्वेलित कर दिया गया, लोगों के अंदर इतना तनाव बना दिया कि ये दंगे करने के लिए उनके गुंडों को आसानी हो गई। और इससे फायदा ये हुआ कि ये दोबारा गवर्नमेंट में आ गए। अगर देखा जाए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, अगर देखा जाए तो ये एक प्रायोजित था, ये एक प्रायोजित था। आप बताइए कितने कांड हुए हैं, किनकी लाशों को घुमाया गया है पूरे शहर में? अगर आपको याद हो तो राम जन्मभूमि में 2 गुप्ता ब्रदर मारे गए थे, उनके अस्थि कलश को उन्होंने पूरे देश में घुमाया था, सिंपैथी लेने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने के लिए। ये वही एक दूसरा गेम था इनका। अब इस गेम को, इसके फैक्ट को पूरी तरह से दबा दिया गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप सैकड़ों औरतों का बलात्कार हो और उनके अपराधी पकड़े न जाए, उनके जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने लाए न जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? घर के घर जले और उन घरों, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ हो। घर तो जले ना, लोगों का रेप तो हुआ ना, मरे हैं ना लोग। आखिर उसका कौन जिम्मेदार था? क्या आज तक ये सामने आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने सारे एविडेंस खत्म कर दिए, इसलिए नहीं आया। बीबीसी ने विक्टिम का रिकॉर्ड किया है, लोगों का रिकॉर्ड किया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, सारी चीज रिकॉर्ड की है। कोर्ट उसको देखे, देख के डिसाइड करे। राजीव रामचंद्रन की रिपोर्ट को सामने लेके आए, जो एसआईटी मेंबर थे, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड थे। आखिर भट्ट के दोबारा स्टेटमेंट लिए जाने चाहिए और ये डिसाइड करे कौन व्यक्ति थे, कौन कौन लोग थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस रियोट में। क्या पुलिस के ऑफिसरों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सेना को, मिलिट्री जो एक दिन पहले अहमदाबाद से बाहर आ चुकी थी, उसको 24 घंटे तक मोदी ने क्यों रोका अहमदाबाद में आने से? आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इस बात का? क्या ये बात आज तक किसी एसआईटी ने सामने रखी, रिकॉर्ड की? क्या किसी भी एसआईटी ने जाकर के ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण किया? क्या किसी भी एसआईटी ने जिनके लोग मरे उनका स्टेटमेंट लिया? कोई भी उन्होंने एसआईटी ने, जो भी दोनों एसआईटी बनी है, टेबल पे बैठ के उन्होंने डिसाइड किया सारा के सारा? व्हाट इज दिस मीन? ये क्या बदतमीजी है? आप एक, जो सैकड़ों लेडीजों के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों घर जले गए, गुलबर्गा जले, जिसमें कि पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। जो दंगाई थे उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो सोसाइटी में जो रह रहे थे उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। क्या उसके ऊपर कोई एक्शन आया? आज तक नहीं आया। मतलब मैं उसके ऊपर कुछ नहीं मांग रहा। लेकिन शर्मा साहब, यानी कि एक बात तो आपकी क्लियर होती है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बहाने कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से गुजरात दंगों का जो जिन्न दफन हो चुका है उसको आप बाहर निकालना चाह रहे हैं। गुजरात का जिन्न दफन नहीं हुआ है, गुजरात का जिन्न आपने दफन करने की कोशिश की है, और सच कभी न कभी फिर पलट के आता है। आप मत कहिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को आज आप फेंक दीजिए, कोई परवाह नहीं। आने वाले टाइम में फिर सच निकल के आएगा, कुछ और फिर आएगा। और ये सच तब तक आएगा जब तक कि उन लेडीजों को न्याय नहीं मिलता, जो सैकड़ों हजारों लेडीज जिनके साथ बलात्कार हुआ था। एक लेडी का बलात्कार हुआ था दिल्ली में, उसको लेके बीजेपी पूरे वर्ल्ड में घूमती रही, हल्ला मचाती रही। उसका एमपी गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, ये न्यूज रिलीज की जाए। यहाँ तो सैकड़ों लेडीजों के साथ हुआ। आखिर ये जस्टिस कौन देगा इनको? मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आज आपने क्या आखिर कहा? आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को क्यों नहीं देखने देना चाहते? क्या रीजन है आपके पास में? प्राइम मिनिस्टर है आपका, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का एक लीडर है, आप दूसरा बना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। कोई जरूरी है मोदी प्राइम मिनिस्टर बने? दूसरा बना दीजिए, दूसरे को, अडवाणी को बनाइए।
दूसरे और कई बहुत अच्छे लीडर हैं बीजेपी में, उनको बनाइए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर एलिगेशन 2002 से कंटिन्यू है, जिसकी वजह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आ जाइए, आप उसको इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर से कंसर्न है जो आज देश का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ बैठा है। ठीक है, क्या उसने कहा गलत किया है तो लोगों को देखना चाहिए, लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस से क्या कहा आपने? हमने बहुत कहा कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को मंगाइए, मंगा के आप देखिए, हियरिंग लीजिए और इस डॉक्यूमेंट्री को देख के खुद डिसाइड कीजिए। मैंने एक शब्द नहीं कहा कि किसी को प्रोसिक्यूट कीजिए मोदी को, नॉट एट ऑल। और मेरी पिटीशन देख लीजिए, मैंने आपको भी भेजी है पिटीशन। मैंने अपनी पिटीशन में ये नहीं कहा कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हैव रिकॉर्डेड द ट्रू फैक्ट। एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जिसको कि भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसको भारत में बिजनेस से लेना देना नहीं, जिसको इलेक्शन नहीं लड़ना, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति कोई सच सामने लेके आ रहा है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस कोर्ट टू सी इट एंड टू डिसाइड इट who were involved in those period of the riot in अहमदाबाद, और जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था उसको प्रोसिक्यूट कीजिए। एक वर्ड दिखा दीजिए आप मेरी पिटीशन में कि मैंने कहा कि मोदी जी रेस्पॉन्सिबल। नो, मेरा कहना है डॉक्यूमेंट्री, ईच एंड एवरी सिटीजन हैव राइट टू सी दिस डॉक्यूमेंट्री एंड टू डिसाइड द ट्रू फैक्ट कि क्या सच था। आप सच को कितना क्यों दबाना चाहते हैं, फिर ये बता दीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का मतलब ये है कि आप सच को दबाना चाहते हैं, आप नहीं दिखने दे, आप नहीं चाहते कि लोगों को सच मालूम पड़े, और लोगों को सच मालूम पड़ेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एमएल शर्मा साहब, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने का। फिलहाल 6 फरवरी को देखते हैं इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तब तक के लिए नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।